दोस्तों, आज हम विश्व इतिहास की कड़ी में पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, प्रति धर्म सुधार आंदोलन और उसके बाद की कड़ी में वाणिज्यवाद को देखने के लिए जा रहे हैं। वाणिज्यवाद यह भी पुनर्जागरण से ही निकला हुआ है। उसकी जो भी उस समय पुनर्जागरण से के जो प्रभाव पड़े थे उसमें से ही ये सब निकला हुआ है। अगर इसके अर्थ के बारे में हम जानना चाहें तो व्यापार वाणिज्य को नियमित करके अधिकाधिक सोना चांदी प्राप्त करने की नीति को ही हम वाणिज्यवाद कह सकते हैं। और इसकी खास विशेषता यह होती है कि इसमें व्यापार संतुलन अपने पक्ष में होता है। अब वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग पूछा जाता है कि सबसे पहले किसने किया, तो ये आपको बता दिया जाए कि इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने किया था, वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग। और उसकी एक पुस्तक आई थी, राष्ट्रों की संपदा, वेल्थ ऑफ नेशंस। ये करीब 1776 ईस्वी में आई थी। और इस किताब के माध्यम से ही सबसे पहले उसने वाणिज्यवाद या वाणिज्यिक प्रणाली शब्द का प्रयोग उसने किया था। वाणिज्यवाद के संदर्भ में कहा जाता है कि इसमें 3 जी का प्रयोग किया गया है, गोल्ड, ग्लोरी और गोड, यानी कि स्वर्ण, गौरव और ईश्वर। तो ये सब चीजें एक वाणिज्यवाद के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। वाणिज्यवाद का अर्थ के रूप में देखें तो पुनर्जागरण के जो प्रभाव पड़े तो देखते हैं उसमें कि सामंतवाद को नष्ट किया जाता है उसके तहत। और उस सामंतवाद की ही जगह ये एक नई विचारधारा के रूप में वाणिज्यवाद प्रतिस्थापित हो जाता है। और इसमें व्यापार और वाणिज्य को नियमित नियंत्रित इस रूप में किया जाता है कि राष्ट्र जो भी होता है वो अधिकाधिक सोना चांदी प्राप्त कर सके। वाणिज्यवाद की विचारधारा का उद्भव अगर देखा जाए तो ये 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरू हुआ था तथा 18वीं शताब्दी के अंत तक होते होते यह शब्द एक नीति का रूप धारण कर लेता है और उसके बाद अंत हो जाता है। और इस संबंध में अगर देखा जाए तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम एक निर्णायक बिंदु भी माना जाता है जब वाणिज्यवाद का अंत होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि 16वीं शताब्दी के प्रारंभ से और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक पाश्चात्य देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निर्देशित तथा संचालित करने वाले विभिन्न विचारों एवं सिद्धांतों को वाणिज्यवाद कहा जा सकता है। बाकी समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन हमेशा लाभ की अंतर्निहित मूल भावना के द्वारा ही होता है। ये जो लाभ है यही वाणिज्यवाद की एक मूल भावना है। इसलिए उत्साही जो खोजकर्ता थे उन्होंने बहुत से अज्ञात देशों की व्यापारिक यात्राएं की, उनसे संबंध स्थापित करने की कोशिश की। इन उत्साहपूर्ण सामुद्रिक यात्राओं में धर्म प्रचारक भी साथ गए और इन सब कार्यों में राष्ट्र गौरव भावना निहित होती थी। इस अवधि में यानी कि 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच में यूरोप में शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना पर भी व्यापक बल दिया जा रहा था, जो कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया दोनों दृष्टि से वाणिज्यवाद से संबंधित थी। इस समय राजनीतिज्ञों ने मत व्यक्त किया कि भारी आक्रमणों से सुरक्षा तथा आंतरिक शांति एवं व्यवस्था तभी संभव है जबकि राज्य शक्तिशाली हो और अधिक से अधिक धन संपत्ति प्राप्त करके ही कोई राज्य शक्तिशाली बन सकता है। अतः यूरोपीय देशों ने धन प्राप्त करने के लिए, और उसमें भी बहुमूल्य धातुएं ही धन के रूप में होती थी, सोना चांदी के रूप में, वही सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती थी। इसके लिए वो विभिन्न स्रोत एवं उपायों पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगे।
अतः शासकों ने सोना चांदी को अपने देश लाने को प्रोत्साहित किया तथा इनके निर्यात पर अनेक प्रकार के कानूनी प्रतिबंध भी लगाए गए। तो इस रूप में तो वाणिज्यवाद ने राज्य को शक्तिशाली बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई, किंतु इसका सर्वाधिक लाभ जो मिला था वो मध्यम वर्ग को ही मिला, और मध्यम वर्ग के तहत उस समय वाणिज्यवादियों को ही माना जाता था, क्योंकि इसी मध्यम वर्ग ने अपने देश के व्यापार वाणिज्य को हर तरह से सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश की थी, जिससे कि उसके व्यापार में वृद्धि हो जाए और इस मध्यम वर्ग का राजनीति में प्रभाव भी उत्तरोत्तर बढ़ता जाए। वाणिज्यवादी प्रवृत्ति, जैसा कि बताया कि अधिक से अधिक धन प्राप्त करने की इसमें प्रवृत्ति होती है, इसका एक दुष्परिणाम होता है और वो होता है दास व्यापार। क्योंकि यूरोपीय व्यापारियों ने धन कमाने के लिए अफ्रीकी दासों को बड़ी संख्या में यूरोप तथा अमेरिका में वो लोग इसको बेचने लगे थे। स्पेन और इंग्लैंड के व्यापारियों ने इस अमानवीय व्यापार से बहुत धन कमाया था, और वाणिज्यवाद के अंतर्गत उपनिवेशियों प्रशासक देश जो थे उनके अलावा किसी अन्य देश से व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके अलावा वे, यानी कि जो उपदेश थे, एक तरीके से उन उपदेश मतलब जो सबऑर्डिनेट देश थे, उन वस्तुओं का उत्पादन भी करते थे, नहीं कर सकते थे जिनके उत्पादन से शासक देश की वस्तुओं के प्रसार प्रतिस्पर्धा होने की संभावना होती थी। वाणिज्यवाद की वास्तविक अंतर्निहित स्वरूप के बारे में विभिन्न मतों में भिन्नता है, क्योंकि अंग्रेज जो अर्थशास्त्री था विलियम कनिंघम, वो ऐसा मानता है कि वाणिज्य राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आर्थिक शक्ति प्राप्त करने का एक साधन था, लेकिन दूसरे मत ऐसा मानते हैं कि वाणिज्य आर्थिक क्रियाकलापों पर नियंत्रित करने का एक प्रयास था। लेकिन तीसरा मत यह भी है कि वाणिज्यवाद सत्ता प्राप्त करने का प्रयास था, अर्थात राजनीतिक शक्ति पाने का एक आर्थिक साधन भी माना गया है। मध्यम वर्ग की राजनीति में बढ़ते प्रभाव ने इसे सही साबित करने की कोशिश की। उस समय अंग्रेज साहित्यकार बहुत बड़े हुए हैं, फ्रांसिस बेकन, वो ऐसा मानते हैं कि वाणिज्यवाद शक्तिशाली राज्य स्थापित करने की एक नीति थी। अतः प्रत्येक राष्ट्रवादी राज्य स्वयं को सुदृढ़ एवं शक्तिशाली उस समय बनाना चाहता था, और इसके लिए वे अधिक से अधिक अपने उपनिवेश स्थापित करना, वहां उद्योग स्थापित करना, समुद्र पार इस उपनिवेश मतलब जो समुद्र पार करके दूसरे देशों पर अधिकार करना, अपने व्यापार वाणिज्य को अधिक से अधिक सुरक्षा प्रदान करना, इन सभी के लिए वे संभावित उपाय भी करता है। और सारे संभावित उपायों किस दृष्टिकोण से करता है कि अधिक से अधिक संपत्ति इसके माध्यम से अर्जित की जाए। तो ये एक वाणिज्यवाद का हम अर्थ के रूप में देख सकते हैं कि किस प्रकार 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक पाश्चात्य देशों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निर्देशित व संचालित किया, और उसके साथ साथ ही विचारों एवं सिद्धांतों को भी वहां संबंधित उपनिवेशों पर थोपा गया, और इसी प्रक्रिया को कहीं न कहीं वाणिज्यवाद कहा गया है। तो ये एक वाणिज्यवाद की थ्योरी थी जिसमें अधिक से अधिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि अधिक से अधिक लाभ किस प्रकार से यहाँ कमाया जा सकता है। अनुकूल व्यापार संतुलन पर यहाँ अत्यधिक जोर दिया गया है, और बहुमूल्य धातुओं के रूप में अधिक से अधिक संपत्ति अर्जित कर अपने राष्ट्र को अधिक समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का यहाँ प्रयास किया गया है। तो वाणिज्यवाद की यहाँ हम अगर देखें तो 5 विशेषताएं निकल के आती है। बहुमूल्य धातुओं की प्राप्ति में होड़ तथा व्यापार अपने पक्ष में करने का प्रयास। दूसरा, उपनिवेशों की शुरुआत यहां से होती है। तीसरा, समुद्र पार करके अंतरराष्ट्रीय व्यापार की एक महत्वपूर्ण शुरुआत यहां से होती है।
चौथा, व्यापारिक गतिविधियों एवं उद्योगों का राज्य द्वारा नियमन और निर्देशन किया जाना इसके तहत होता है। और पांचवा हम मान सकते हैं कि बैंकिंग व्यवस्था तथा संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों की स्थापना भी इस समय देखने को मिलती है। तो ये है वाणिज्यवाद का अर्थ। कहाँ से सब निकला है, किसने दिया है, किस किताब के माध्यम से दिया है और क्या इसकी विशेषता थी वाणिज्यवाद की, यही इस के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है।